हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 76 है वो एज यूजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ही होगा बेटा, जहां पर हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर किस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि बेटा ये जो फुल फ्लैज क्वेश्चन होता है ये हमारे एग्जाम में एटलीस्ट 6 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। हर पेपर में पूछा जाता है बेटा, हर बारी जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये फुल फ्लैज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बिल्कुल भी बोलते ना इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए बेटा बीते हमारे जो 5-6 लेक्चर्स हैं बेटा, वहां पर हमने इसकी रेगुलरली क्या करी है, प्रैक्टिस करी है। सो नाउ आज की क्लास में भी बेटा हम प्रैक्टिस ही करेंगे और अपने कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटे स्क्रीन पे आपको अपना आज का क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11, जिसका सॉल्यूशन हमने करना है। तो देखो, अगर सॉल्यूशन अच्छे से करना है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। हम लोग करते क्या है बेटा कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड तो करते नहीं है और फिर हम उसका आंसर भी फिर अच्छे से नहीं देते। तो आपने देखा होगा बेटा, जब भी मैं आपको लेक्चर पढ़ाता हूँ तो मेरा एटलीस्ट 10-15 मिनट तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में ही चला जाता है। बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप उसका आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो इसलिए बेटा हम क्वेश्चन की रीडिंग, क्वेश्चन की जो भावनाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एंड देन फिर आंसर प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अंजू, मंजू, संजू बेटा हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। और ऑन 28th मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज, और बेटा इन्होंने 28th मार्च 2016 को यहाँ पर बैलेंस शीट प्रोवाइड करके दे दी। कहा लाइबिलिटी साइड हमारे क्रेडिटर्स हैं 50,000 रुपीज के, बैंक लोन है हमारे पास 35,000 रुपीज के, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स यानी एम्प्लॉयज के लिए जो हम प्रोविडेंट फंड जमा करके रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है जब कल के दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तो हम बेटा उसका बुढ़ापा उसके लिए ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे। हम चाहेंगे कि वो अपना बुढ़ापा, अपना ओल्ड एज अच्छे से जिए। तो जब तक एम्प्लॉय काम करता है तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो बिजनेस होती है, वो एम्प्लॉय की कुछ सैलरी काट कर यहाँ पैसा जमा करती रहती है। इसकी खूबसूरती खूबसूरती बेटा ये भी है कि जितनी एम्प्लॉय की सैलरी का हिस्सा काटा जाता है और यहाँ जमा करा जाता है, उतना ही बिजनेस भी पैसा इसमें जमा करता रहता है। तो ओवर द ईयर बेटा इस फंड में एक हैंडसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है और जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो बेटा ये पैसा उसे दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एपीएफ है ना, ये बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके की एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, क्रेडिटर भी एक्सटर्नल है, बैंक लोन भी एक्सटर्नल है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिया है 10,000, और ये होता है बेटा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वैसे तो इसे पार्टनर के बीच में बढ़ जाना चाहिए बेटा, पर आईएफआर में कंसेप्ट ये होता है कि अगर बगल में इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ये एसेट है, इसके अंदर कैपेबिलिटीज है कि ये इन्वेस्टमेंट मार्केट में बिक सकता है, तो ये इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में चला जाता है। तो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हमने कोई भी रिजर्व बना रखा है लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो अब हम इसे पार्टनर के बीच में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इसको हमें ट्रांसफर करना होता है बेटा कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आईएफआर वैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर के बीच में बंटना चाहिए, बट इसे हम बांटेंगे नहीं क्योंकि बगल में इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में चला गया तो आईएफआर भी रियलाइजेशन में चला जाएगा। हाँ, अगर बगल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता बेटा तो जो ये आईएफआर होता तब हम इसे पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स के बीच में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। हाँ। तो नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये है प्रीपेड कमीशन। ऑब्वियसली बात है बेटा कि कमीशन क्यों हम लेते हैं। देखो, कमीशन लेने का पर्पस ये होता है कि अगर हम किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर दें या किसी के लिए अपनी बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दें, तो वहां पर मेरे बच्चे हम सामने वाले पर्सन से कमीशन चार्ज करते हैं। वैसे तो कमीशन हमें तब लेना चाहिए जब हम काम कर देते हैं बेटा, पर यहाँ पर ना हमारे पार्टनरशिप हमने कमीशन पहले ही ले लिया है सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन या सामने वाले व्यक्ति से, जिससे भी लिया है हमने कमीशन पहले ही ले लिया। काम अभी किया नहीं पर कमीशन हमने पहले ही ले लिया। प्रीपेड कमीशन यानी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्लास 11 से बेटा ये पढ़ते हुए आते हैं कि बेटा अगर कोई इनकम हम एडवांस में रिसीव कर ले, अभी हमने कोई वर्क डन नहीं करा, अभी हमने कोई मेहनत भी नहीं करी उस इनकम को कमाने के लिए कुछ भी, तो ऐसे में वो जो इनकम हम एडवांस में रिसीव करते हैं ना, वो इनकम नहीं होती, मीनवाइल वो हमारी लाइबिलिटी होती है।
हाँ, वो इनकम बन जाएगी जब हम उसके लिए वर्क डन, मेहनत वगैरह कर लेंगे, काम, सर्विसेज जो भी है, हम जब सारा एक्टिविटी अपना कर लेंगे तब हम उसको इनकम दिखा सकते हैं। बट मीनवाइल अभी हमने काम कुछ किया नहीं है और कमीशन पहले ही ले लिया बेटा, तो ये जो इनकम है हमारी, ये इनकम ट्रीट नहीं होगी, ये लायबिलिटी है। तो ये आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। अब ये लायबिलिटी कैसी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल, क्योंकि ये कमीशन आपको थर्ड पार्टी से मिला था, तो क्योंकि पहले ही रिसीव कर लिया है तो ये एक्सटर्नल यानी थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपकी लायबिलिटी हो गई, ठीक है। फिर कैपिटल्स दिए अंजू मंजू संजू की, तो बेटा 50-50 एंड 30,000 टोटल करके बाहर दिया 1,30,000। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं जो रियलाइजेशन में जाएंगी, तो क्रेडिटर्स जाएंगे, बैंक लोन जाएंगे, एपीएफ जाएंगे, और मेरे बच्चे आईएफआर भी चला जाएगा क्योंकि बगल में इन्वेस्टमेंट है ना। तो इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में, तो आईएफआर भी रियलाइजेशन में। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी कहाँ चला जाएगा आपका? रियलाइजेशन में। हाँ, कैपिटल नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटी होती है और इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पर इसका ट्रीटमेंट होता है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, फिर एसेट साइड बेटा, इन्होंने आपको कुछ वेरियस एसेट्स दिए हैं, जैसे कैश बैलेंस दिया है आपको, डेटर का बैलेंस दिया है, स्टॉक का बैलेंस दिया है, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड पीएनएल का बैलेंस दिया है। बात करूं बेटा कैश, तो कैश तो बेटा वैसे ही मार्केट में नहीं बिक सकता, इसके अंदर तो वो क्षमता ही नहीं है। कैश कभी आपने देखा मार्केट में बिकते हुए कि दुकानों में कैश रखा हुआ और बेचा जा रहा है? ऐसा तो नहीं होता मेरे बच्चे। तो कैश ना बेटा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है या ऐसा कोई बोलते ना आइटम नहीं है जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है, इसके अंदर कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, तो इसे रियलाइजेशन में नहीं बेचा जाएगा। क्या डेटर से रिकवरी या इनको किसी एजेंसी को बेचा जा सकता है? हाँ, देखो डेटर को ना हम किसी एजेंसी को भी बेच सकते हैं, या डेटर से हम खुद भी जाकर पैसा रियलाइज कर सकते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? ऐसे कस्टमर जिनसे हमें पैसा मिलना बाकी है, ये उधार में सामान लेकर गए थे, पैसे दिए नहीं, तो इनसे पैसा लेना बाकी है। तो या तो बिजनेस इनसे खुद पैसा ले लेगी, या बिजनेस इन्हीं डेटर को किसी एजेंसी को बेच देगी और एजेंसी से पैसा ले लेगी, फिर वो एजेंसी इनसे पैसा रिकवर करती रहेगी। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, तो डेटर्स को भी हम मार्केट में एक तरीके से बोलते हैं ना बेटा, बेच सकते हैं, तो ये भी हमारा रियलाइजेशन में जाएगा। स्टॉक, हाँ स्टॉक मार्केट में बिक सकता है, रियलाइजेशन जाएगा। इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट को भी हम मार्केट में बेच सकते हैं, तो ये भी रियलाइजेशन में चला जाएगा। बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, तो ये प्लांट एंड मशीनरी भी मार्केट में बिक सकती हैं, तो ये भी रियलाइजेशन में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है बेटा? आपका लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है बेटा ये, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ठीक है। ये एक ऐसा लॉस है बेटा जो हैवी होने के कारण या किसी वजह से पार्टनरशिप हमने इसे सिंगल ईयर में ये लॉस खत्म नहीं किया, तो अब ये लॉस अभी भी बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो दैट इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। और इस लॉस को हमें करना कुछ नहीं है, पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर देना है। हालांकि इसके और भाई बहन हो सकते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता था, ठीक है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो सकता था। अगर हमें ये एक्सपेंसेस दिखाई देते तो हम इनको भी क्या मानते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, यानी ये तीनों फिक्टिशियस एसेट होते हैं, ठीक है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? और अगर हमें ये तीनों आइटम्स दिखते तो हम इन्हें पार्टनर्स के बीच में बांट देते, बट हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में सिर्फ एक ही आइटम दिख रहा है, पीएनएल अकाउंट, तो ये लॉस बेटा हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में होगा, तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। फिर इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि ऑन दिस डेट, ठीक है, ऑन दिस डेट बोले तो 28 मार्च 2016 को फर्म वॉज डिजॉल्व, फर्म डिजॉल्व हो रही है, मतलब पता चल गया कि क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से लिया गया है। और कहा अंजू वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट, और यहाँ पर ना बेटा हमने जो अंजू पार्टनर है, हमारे पास 3 पार्टनर है ना, अंजू मंजू संजू, तो हमने अंजू को अपॉइंट कर दिया कि ना देख तू ना सारे के सारे एसेट रियलाइज करेगी, यानी तुम सारे के सारे अंजू एसेट बेचोगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर अंजू को ये काम दिया जाएगा तो अंजू फ्री में तो नहीं करेगी ना, क्योंकि अंजू अपनी सर्विस दे रही है। तो हम अंजू को बोल रहे हैं कि अंजू आपको ना रिसीव होगा 5% का कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश बिक ही नहीं सकता, तो बाकी जो एसेट आप बेचोगे और बेच के जो आप बोलते हैं ना कि पैसा रियलाइज करोगे, उन पैसों के ऊपर हम आपको 5% का क्या देंगे? कमीशन देंगे। मतलब अंजू जितने एसेट बिकवा देगी एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश मार्केट में नहीं बिकता, तो अंजू जितने एसेट बिकवा देगी उन अमाउंट पे अंजू को 5% का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। बट हमने अंजू को कहा कि आपको कमीशन दे तो देंगे, आपको कमीशन दे तो देंगे, पर आपको फिर सारे के सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बेयर करने पड़ेंगे, है ना। देखो बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन किया था, जहां पर बेटा हमने देखा था कि एक क्वेश्चन था, जहां तक मुझे याद आ रहा है बेटा,
लाइक दिस, ये वाला PQR वाला। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन ध्यान में आया? यहाँ पर हमने P को डिप्यूट करा था, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको प्रायर लेक्चर्स में। तो हमने P को डिप्यूट करा था कि तू एसेट हमारे बेचेंगे और बेचोगे और जितनी भी लायबिलिटीज है उन्हें पे करोगे, बदले में आपको आपके सर्विस के बदले 1000 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। पर यहाँ पर ना हमने P को ये नहीं बोला था कि तू रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी बेयर करेगा। तो यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंस बिल्कुल अलग थे और जो P को हम कमीशन दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग थे। तो आगे जाके जब रियलाइजेशन एक्सपेंस आया तो हमने यही माना कि कुछ लिखा नहीं है किसका बॉन किसका पे, तो हमने कहा ये फर्म का ही बॉन है, यानी फर्म की जिम्मेदारी है और फर्म ने ही पे किया, तो ये फर्म का एक्सपेंस है। तो यहाँ पर P को ना बेटा हमने बस उसकी सर्विस के लिए कमीशन दिया था, रियलाइजेशन एक्सपेंस बेयर करने की जिम्मेदारी P को नहीं दी थी हमने। तो हमने आंसर में ना देखो बेटा P को ना कमीशन पे करा था, तो कमीशन देना बेटा बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही था, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने P को कमीशन दिया टू पीस कैपिटल यानी पार्टनर हेडिंग के थ्रू। पर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था ना वो हमने कैश हेडिंग के थ्रू पे किया था, क्योंकि फर्म का अपना पर्सनल एक्सपेंस है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो फर्म ने खुद पे किया यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करेंटली कर रहे हैं बेटा, जो क्वेश्चन हम करंटली कर रहे हैं, यहाँ पर ना बेटा हमने अंजू को अपॉइंट तो करा और बोला कि तेरे को 5% का कमीशन देंगे, बट तुझे सारे के सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बेयर करने होंगे। तो यानी यहाँ पर हमने जिम्मेदारी भी एक्सपेंस को झेलने की किसको दे दी? अंजू को दे दी। बोला अंजू तेरे को 5% का कमीशन मिलेगा उस अमाउंट पे जो तुम एसेट को बिकवा कर पैसा रिकवर करोगे, उस पे तुम्हें 5% का कमीशन मिलेगा। पर शर्त ये भी है कि जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे अब फर्म वो बॉन्ड नहीं करेगी, वो तुम ही बॉन्ड करोगे और तुम्हारी ही वो जिम्मेदारी होगी पे करने की भी। तो बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो यहाँ ना अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस इनकर्ड होता है ना तो वो फर्म का एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि वो फर्म की जिम्मेदारी नहीं है, अब वो किसकी जिम्मेदारी है? अंजू की। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। फिर आगे लिखा कि अंजू रियलाइज द एसेट एज फॉलो, और अंजू ने बेटा कुछ एसेट रियलाइज करे, जैसे डेटर बिकवा दिया 60,000 में, स्टॉक उसने बिकवा दिया 35,500 में, इन्वेस्टमेंट को बिकवा दिया 16,000 रुपए में, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू पे बिक गए। ठीक है, 90% समझते हो? अगर प्लांट हमारा 50,000 का है तो इसका 90% निकाल दीजिए तो 45,000 निकल कर आएगा। तो 45,000 पे हमारी प्लांट को बेच दिया है किसने? अंजू ने। ठीक है, अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के भाई? 7,500। अब ये यहाँ बताया नहीं किसका बॉन्ड किसका पे, तो बॉन्ड तो कौन करेगा, बेयर तो कौन करेगा? अब अंजू ही करेगा। पर पे किसने का ये कुछ नहीं बताया गया, तो हम यही मानेंगे कि ये बॉन्ड बाय पार्टनर है, यानी ये अंजू की जिम्मेदारी है और अंजू ने ही पे किया होगा। तो जब ये अंजू की जिम्मेदारी है और अंजू ने ही पे किया होगा तो फर्म को इससे कोई लेना देना नहीं। मीन्स अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन हटा भी दूं ना बेटा तो इसका कोई इस क्वेश्चन में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्म इसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करेगी, क्योंकि ना ये फर्म की जिम्मेदारी है और ना ही फर्म ने इसको पे किया। हम यही मानेंगे ये पार्टनर की जिम्मेदारी थी, अंजू की जिम्मेदारी थी और अंजू ने ही इसको पे किया। फिलहाल मैं इसे हटा देता हूं, पर मेरा कहने का मतलब है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस अब हमारे लिए मैटर नहीं करता। फिर आगे इन्होंने कहा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वॉज रिटर्न टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000। ये याद है जो हमने एडवांस कमीशन ले लिया था बेटा अपने कस्टमर से, हमने उनको सर्विस देने का वादा किया होगा कि हम आपको अपनी सर्विस देंगे, बदले में हमने कहा कि कमीशन दे दो, और हमने कमीशन एडवांस में कितना ले लिया? 8,000। आज हमारा बेटा बिजनेस बंद हो रहा है 28 मार्च को, तो हम ना बेटा इस जो कमीशन को हमने एडवांस रिसीव किया था, अब हमें इसे क्या करना होगा? वापस भी तो करना होगा ना, क्योंकि हमने सर्विस, देखो हमने सर्विस देने का वादा किया था और कमीशन पहले ही ले लिया, तो ये हमारी लायबिलिटी है, इनकम तो है नहीं, ये लायबिलिटी है। तो आज अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो हमें ये पैसा वापस भी तो करना चाहिए ना। पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये जो आपने एडवांस कमीशन यानी प्रीपेड कमीशन जो रिसीव्ड किया था, आप इसे कस्टमर को रिटर्न तो कर रहे हो, पर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 यानी 3,000 घटाने के बाद, यानी 8,000 में से आप 3,000 घटा दो, तो आप अपने कस्टमर को ये कमीशन जो आपने एडवांस में लिया कितना वापस कर रहे हो? 5,000। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? 3,000 क्यों डिडक्ट कर रहे हैं? शायद ऐसा हो सकता है बेटा कि हमारी पार्टनरशिप हमने कुछ सर्विस उस कस्टमर को दे दी होगी, तो 3,000 रुपए की सर्विस दे दी होगी, इसलिए बेटा हम वो 3,000 रुपए वापस तो नहीं करेंगे, पर जो 5,000 का अभी भी हम एडवांस लेकर बैठे हुए वो तो हमें अपने कस्टमर को वापस करना पड़ेगा। तो एडवांस कमीशन हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं अपने कस्टमर को 3,000 रुपीज़ का
ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फिर क्वेश्चन ने कहा फर्म हैड टू पे 8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है बेटा, एक ऐसी सैलरी जो ड्यू हो चुकी है, जिसका टाइम आ चुका है, जिसको पे भी कर देना चाहिए था एक दिए हुए समय पे, बट हमने पे नहीं करा। तो ऐसे में ना बेटा वो सैलरी सिर्फ एक्सपेंस नहीं मानी जाती, एक्सपेंस तो है ही वो, पर वो लाइबिलिटी भी ट्रीट होती है और उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक ऐसी सैलरी जो टाइम पे दे देनी चाहिए थी, बट आपने ड्यू डेट यानी ऑन टाइम उसे दिया नहीं, तो मीन वाइल ड्यू डेट के बाद अब वो क्या कहलाई जाती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको लाइबिलिटी साइड दिखानी चाहिए थी, पर ये एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई। तो आज बेटा हम इसको क्या करेंगे, पे करेंगे जब हमारी फर्म क्लोज डाउन हो रही है। कहा भी है नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, आपने पहले इससे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो नहीं करा था, ठीक है नहीं करा था, बट पेमेंट तो हमें इसकी करनी पड़ेगी। फिर कह रहे हैं कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज और वर्कर अमाउंटेड टू रुपीज 70,000, यानी इट इज अ काइंड ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का जो सेट ऑफ होता है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से होता है। खैर अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है यहाँ पर, क्योंकि हम ये इस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नाम का जो लाइबिलिटी आया है, इससे बचने के लिए हम अपना एक रिजर्व बनाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता, मान लो होता, कुछ भी अमाउंट के साथ होता, तो जितना क्लेम आया है ना उतना ये रिजर्व कहाँ ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन में, मैंने बताया भी था आपको। और फिर हम आगे जाकर हम क्लेम को पे भी कर देते हैं। पर बड़ी मजे की बात है कि आपने कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बनाया नहीं मेरे बच्चे, तो ये क्लेम बेटा एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई, पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी ये। तो ऐसे में मेरे बच्चे आज हमें अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को ये कंपनसेशन पे करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बस बेटा हम इसे पे कर देंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। क्या है, दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट, और कहा कि इस लाइबिलिटी को भी हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। तो दो लाइबिलिटीज आपकी पैदा होगी, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की और एक कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज की। इनको आपने पहले कभी अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज नहीं दिखाया था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, बट नाउ यू हैव टू पे दैट लाइबिलिटीज। ठीक है, आगे कहा है कि 20,000 हैड टू बी पेड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बाकी बेटा आपने ईपीएफ बनाया था 15,000 रुपये, बट आज जब बिजनेस बंद हो रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयज को जो प्रोविडेंट फंड पे करेंगे वापस, उनको जो उनका फंड है जो देंगे, वो कितने रुपए का देंगे, 20,000 रुपीज का देंगे। क्वेश्चन की डिमांड है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट। हमने कहा ठीक है भाई बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, मजे में बनाएंगे। तो देखो मैंने ऑलरेडी ना बेटा सारी चीजें बनाकर तैयार रखी हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा समय चला जाता है बेटा, और हमारा आज का क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए बेटा मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से प्लेस डाउन कर रखी हैं। तो एग्जामिनर को हमने सबसे पहले ना लिख दिया कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट हम बना रहे हैं। और सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखा दिया, डेबिट साइड एक्सपेंस की, क्रेडिट साइड इनकम की, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट बोथ साइड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो एसेट्स हमारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं उन्हें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट हमने कॉपी किया सेम वैल्यू से और इसको पेस्ट कर दिया रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। ठीक है, टू डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट 75, 40, 20,000, 50,000। ठीक है, पेस्ट कर दिया। बोलो बात समझ में आई? अब हमने कहा कि डेटर है, तो क्या डेटर के ऊपर कोई प्रोविजन तो नहीं बना हुआ, क्योंकि समटाइम कभी कभी डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना होता है। तो देखो यहाँ से कोई लेस तो हो नहीं रहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो कोई प्रोविजन तो बना नहीं है, तो फॉरगेट इट। हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई आईएफआर वगैरह तो नहीं है, तो देखो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आईएफआर है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आईएफआर था, तो आईएफआर वैसे तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, पार्टनर के बीच में बंटना चाहिए, क्योंकि बगल में इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट कहाँ जा चुका है, रियलाइजेशन में, तो आईएफआर भी कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन में। तो देखो आईएफआर लाइबिलिटी साइड था, तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे तो क्रेडिट साइड में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आईएफआर को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आमने सामने ये आ गए। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी लाइबिलिटी, देखो एसेट्स हम भेज चुके हैं, और जिन एसेट्स पे कंसर्न लाइबिलिटीज थी उन लाइबिलिटीज को भी हम रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में भेज चुके हैं। अब हम देख रहे हैं बाकी बची कुछ लाइबिलिटीज जो हम रियलाइजेशन में भेज सकते हैं, उन्हें हम भेजेंगे। तो क्रेडिटर्स, बैंक लोन्स, ईपीएफ, आईएफआर को तो हम भेज चुके हैं, उसको नहीं, क्योंकि वो हम ऑलरेडी अभी भेज चुके हैं, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो बाकी चार लाइबिलिटीज हैं, ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, इन्हें कॉपी करेंगे सेम अमाउंट से और इन्हें पेस्ट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखो बाई क्रेडिटर, बैंक लोन, ईपीएफ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 50, 35, 15, 18,000। कॉपी एंड पेस्ट किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस
नकल के लिए भी क्या चाहिए होती है बेटा, अकल चाहिए होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सारे एसेट्स आप नहीं ले जा सकते। जो कैश बैंक है या कोई लॉसेस वगैरह है या करंट अकाउंट है, वो आपके रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते एसेट साइड से। कोई इंटरनल लाइबिलिटी है या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेज सकते। पर हाँ, अगर आईएफआर है, बगल में इन्वेस्टमेंट है, आप आईएफआर को भेजें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्लेम आ रखा है, तो जितना क्लेम आ रखा उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप कहाँ भेजे, रियलाइजेशन में, और फिर उसके बाद उस क्लेम को पे भी कर दीजिए। तो बोलो बात समझ में आ गई। बाकी जो दो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं लाइक पीएनएल, जनरल रिजर्व, वो तो फ्री प्रॉफिट्स होते हैं, वो तो डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में बढ़ते हैं, उनका तो कोई कंसर्न ही नहीं है, उनसे उनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो याद रखना। तो सारी लाइबिलिटीज नहीं भेज सकते हम रियलाइजेशन में, सारे एसेट्स भी नहीं भेज सकते। वही एसेट्स हम भेज सकते हैं जो मार्केट में बिक सकते हैं, पहली बात। और वही लाइबिलिटीज हम रियलाइजेशन में भेज सकते हैं जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो, यानी जो हम थर्ड पार्टी को पे कर रहे हो। बट यहाँ एक्सेप्शन था, अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट से लिंक करती है तो हम फिर उस लाइबिलिटीज को भी, यानी उस रिजर्व को भी कहाँ भेजते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं। चलो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2। तो जो हमारा स्टेप नंबर 2 है ना मेरे बच्चे, ठीक है, जो मेरा स्टेप नंबर 2 है, बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना एवरीवन, अब मैं अपने एसेट्स को बेटा क्रेडिट साइड में बेचूंगा, ठीक है, क्योंकि एसेट्स को बेच के हमें फायदा होगा, तो क्रेडिट साइड में मेरे सारे के सारे एसेट्स बिक जाएंगे इनकम साइड पे। और अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज है जिन जिनको मैं पे कर सकता हूँ, उनको मैं पे कर दूंगा बेटा डेबिट साइड में, क्योंकि पे करने से मेरा होगा एक्सपेंस, ठीक है, तो डेबिट साइड में अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे करूंगा। अच्छा, मेरे जो डेटर्स हैं बेटा, मेरे जो डेटर्स हैं, सबसे पहले मैं लाइन बारी से जो जो मेरे एसेट्स हैं ना बेटा, उनका इन्फो देखता रहूंगा, और जो जो एसेट मेरे कैश हेडिंग के थ्रू बिक रहे होंगे उन्हें मैं कैश हेडिंग के अंदर बेच दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट में हमारे पास बेटा कैश बैलेंस है, तो इसलिए हमारा जो हेडिंग बना है एसेट्स को बेचने का, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का, वो कैश हेडिंग का बना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डेटर्स को देखता हूँ, तो क्या यहाँ पर डेटर्स के बारे में जानकारी दी है? तो हाँ, यहाँ लिखा है कि अंजू रियलाइज द एसेट एज फॉलो, और डेटर रियलाइज हो गए 60,000 के, यानी डेटर बिक गए हैं 60,000 के। तो देखो हमने डेटर लिख दिया 60,000, फिर आगे लिख दिया बेटा कि हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट 35,500 एंड 16,000 में बिक रहा है, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू पे बिक रहा है। तो देखो स्टॉक 35,500 और इन्वेस्टमेंट 16,000 में बिक रहा है, रियलाइज हो रहा है। तो देखो सेम वैल्यू पे, मैंने जो क्वेश्चन में बोला था उसी वैल्यू पे बेटा मैंने यहाँ पर स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। प्लांट जो था बेटा मेरा 90% पे रियलाइज हो रहा था, तो मैंने प्लांट का 50,000 का 90% निकाला, तो ये आता है 45,000। तो मेरा जो प्लांट है ना बेटा वो 45,000 में बिका, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? फिर इन्होंने बेटा इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करी है, जिसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, अंजू को रियलाइजेशन एक्सपेंस बेयर करने की, क्योंकि हम उसे 5% का कमीशन दे रहे हैं। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो लाइबिलिटी की बात है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी लाइबिलिटी की बात है। कंपनसेशन, ये भी लाइबिलिटी की बात है। प्रोविडेंट फंड, ये भी लाइबिलिटी की बात है। तो देखो जो जो मेरे एसेट बिकने थे वो सारे एसेट मेरे बिक गए। हाँ, कभी कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकता था जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता, बट क्वेश्चन बता देता कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। हमने प्रायर क्वेश्चंस में देखा था कि कभी कभी अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाता है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया हुआ रहता है, तो हम उसको या तो पार्टनर के थ्रू भेज देते हैं या कैश बैंक हेडिंग के थ्रू भेज देते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ रहता है। पर यहाँ पे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है नहीं, तो मेरे जो टोटल एसेट बिके बेटा कैश में, वो बिके 1,56,500। आप सबका टोटल कर दोगे तो ये आएगा 1,56,500। अब बेटा हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं कि हम अपनी लाइबिलिटीज को पे आउट करेंगे, ठीक है, पे आउट करेंगे। सबसे पहली बात आप ध्यान में रखें बेटा, आप आईएफआर को पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये बचाया हुआ प्रॉफिट है। आप किसको पे करोगे? इसको किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं किया जाता, तो इसकी पेमेंट नहीं होगी। ये तो बस बेटा रियलाइजेशन में एक्सेप्शन था कि यहाँ पर ये ट्रांसफर हो गया, क्योंकि ये लिंक किससे करता था? इन्वेस्टमेंट से। अगर बगल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता बेटा, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं, तो मैं ये आईएफआर सीधा किसके बीच में बांट देता? पार्टनर्स के बीच में, एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझ में आया ना ये यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि बगल में क्या था? आपके पास इन्वेस्टमेंट था। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप पे नहीं कर सकते, तो इसकी पेमेंट नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। तो वैसे ही मेरे बच्चे क्रेडिटर्स हैं,
बैंक लोन्स हैं, एपीएफ हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, भाई इनको तो हमें पे करना है तो इनकी पेमेंट होगी। क्रेडिटर्स के बारे में बेटा हमें कहीं जानकारी दी है तो देखो पूरे क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो हम ये मान लेंगे कि हम अपने क्रेडिटर को फुली अमाउंट पे, जब क्रेडिटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती ना बेटा, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो क्रेडिटर हमने फुल अमाउंट पे क्या कर दिए होंगे, पे कर दिए होंगे। मैं बेटा आपको दोबारा बता रहा हूँ, याद रखना इस बात को, भूलना मत कि अगर एसेट की जानकारी नहीं दी, वैसे तो यहाँ सारे एसेट्स की जानकारी दे रखी थी, बट अगर मान लो किसी एसेट की जानकारी नहीं देते कि वो बिका कि नहीं बिका, तो आप ये देखते कि वो एसेट टेंजिबल है कि वो एसेट इनटेंजिबल है। ठीक है, टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप टच देख सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और इनटेंजिबल वो होते हैं जिनको आप बस फील कर सकते हो, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, रेसिपी, ये सब क्या होते हैं मेरे बच्चे, आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो अगर मान लो एसेट की जानकारी नहीं दी है तो क्लासिफाई करो कि वो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल। अगर वो टेंजिबल है तो उसे उसी अमाउंट पे बेच दो जिस अमाउंट पे बोला गया है, जो अमाउंट आपने बैलेंस शीट से रियलाइजेशन पे ट्रांसफर करी है उसी अमाउंट पे उसे बेच दो, अगर वो टेंजिबल है। अगर वो इनटेंजिबल है, याद रखना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, रेसिपी, अगर कोई ये ऐसा इंटेंजिबल एसेट है तो मान लो कि अगर इसकी इन्फो नहीं दी है तो मान लेना कि ये बिका ही नहीं मान लेना, क्योंकि जो लाइसेंस होते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट जनरली लाइसेंस होते हैं बेटा, तो लाइसेंस ना जल्दी से सोल्ड नहीं हो पाते मार्केट में। इसलिए मेरे बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एसेट में अगर कोई इन्फो ना दी गई हो तो वहां पर टेंजिबल और इंटेंजिबल देखना, टेंजिबल है तो सेम वैल्यू पे बेच देना अगर कोई इन्फो नहीं दे रखी, इंटेंजिबल है तो मानना कि वो बिका ही नहीं अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो। पर लाइबिलिटीज की अगर इन्फो नहीं दे रखी है कि पे किया है कि नहीं किया है, जैसे यहाँ क्रेडिटर की कोई इन्फो नहीं है, तो हम मान लेंगे कि हमने उन्हें पूरा ही अमाउंट पे कर दिया, ये हम एज्यूम करते हैं कि कोई अपनी लाइबिलिटी छोड़ेगा नहीं। सिमिलरली जो बैंक लोन है, बैंक लोन की भी देखो कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम बैंक लोन कितना पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे बच्चे बैंक लोन भी देखो हमने पूरा पूरा पे कर दिया, पूरा पूरा पे कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ईपीएफ, तो ईपीएफ की जानकारी इन्होंने सबसे लास्ट में दी थी कि ईपीएफ हम कितना पे कर रहे हैं मेरे बच्चे, ईपीएफ हम पे कर रहे हैं 20,000 रुपये से, तो हमने 20,000 रुपये से पे कर दिया। और कमीशन रिसीव्ड इन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था ईपीएफ के बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बेटा कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग ₹3,000, यानी 8,000 में से, है ना, जो 8,000 का आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है उसमें से 3,000 डिडक्ट करने के बाद हम बोलते ना कि अपने कस्टमर को कितना पे कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं ये एडवांस कमीशन, 5,000 वापस करे। तो देखो हमने ये वापस भी कर दिया, बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि बिजनेस ने अपनी लाइबिलिटीज को पे किया तो मेरे बच्चे एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड पर यहाँ पर पेमेंट हो गई। इसके बाद बेटा दो लाइबिलिटीज हमारी अनरिकॉर्डेड भी थी, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,500 रुपये की, कमीशन पेड टू एम्प्लॉय, ओ सॉरी कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय 17,000, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, बट नाउ आज हमें इन्हें पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय अगर हम पे करेंगे तो बेटा ये रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा एक्सपेंस होगा, और देखो हमने ये पे कर दिया। तो देखो जो जो लाइबिलिटीज थी वो हमने पे कर दी, जिनकी इन्फो नहीं थी उन्हें फुल अमाउंट पे कर दिया, और जिनकी इन्फो दे रखी थी उनको उतने ही अमाउंट पे कर दिया। कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज थी उनको भी पे कर दिया, और टोटल लाइबिलिटीज हमने करी तो सारा अमाउंट हमने प्लस किया, तो हमें पता चला कि हमने टोटल लाइबिलिटीज कितनी पे करी कैश में, 1,35,500, बात खत्म। बाकी पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई एसेट पार्टनर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सारे एसेट कैशेडिंग के थ्रू बिक गए, और कोई भी लाइबिलिटी बेटा पार्टनर लेकर जा रहा है ऐसा भी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया था, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज हमारी कैश के थ्रू पे आउट हो गई ना। अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है, बट यस यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा हमारा जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना हमने जो अंजू है हमारी, है ना, अगर आपको ध्यान हो तो हमने अंजू को ना अपॉइंट करा था कि तेरे को 5% का ना कमीशन देंगे, है ना। तो आज बेटा अगर 5% का हम अंजू को कमीशन देंगे क्योंकि उसने काम किया है ना बेटा, हमने अंजू को अपॉइंट किया था कि तू एसेट्स को बेचेगी और तो एसेट को बेच के जितना पैसा रिकवर करेगी हम 5% का कमीशन देंगे। हाँ, बदले में तेरे को रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है अंजू को हमें कमीशन तो देना ही पड़ेगा ना। तो किस पे दे रहे हैं हम कमीशन, 5% ऑफ द एसेट रियलाइज। तो एसेट रियलाइज कितने करें, 1,56,500, बेटा 1,56,500 का अगर 5%
निकालते हैं तो ये आता है 7,825। और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ये कमीशन पे कर रही है, इसलिए बेटा ये पार्टनरशिप फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस माना जाएगा। बट ये कैश हेडिंग के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने पार्टनर को पे कर रहे हैं, तो टेक्निकली पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू ये पे किया जाएगा, तो पार्टनर्स हेडिंग के थ्रू पे किया जाएगा। तो टू अंजूस कैपिटल करके हमने कमीशन दे दिया 7,825। कल के दिन बेटा जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो अंजू का कैपिटल बढ़ा भी देंगे, और जब अंजू का कैपिटल बढ़ाएंगे तो फाइनली जब अंजू को कभी पेमेंट होगी तो ज़्यादा पेमेंट होगी। तो बात तो उतनी ही है ना? बोलो, बात समझ में आई? अब देखो कैश में भी देते तो तुरंत कैश दे देते, पर ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना ही है, वहां पर उनका सेटलमेंट होना ही है, तो इसलिए बेटा जो भी पार्टनर को हम पेमेंट वेमेंट करते हैं लाइबिलिटीज की या कमीशन की, वो कैश हेडिंग के अंदर नहीं करते, अलग से पार्टनर की हेडिंग बनाते हैं, वहां से करते हैं। बोलो क्लियर हो गई? बस ये हो गया बेटा। अब आपको फाइनली कंपेयर करना है कौन सी साइड बड़ी है। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंस का अगर हम टोटल करते हैं ना, सारे एक्सपेंसेस फिगर्स अगर आप टोटल करते हो तो ये आता है 3,28,325। बट अगर आप अपनी इनकम साइड का टोटल करते हो ना, तो आपका टोटल आता है 2,74,500। तो बताइए कौन सी साइड बड़ी है? सर एक्सपेंस साइड। तो जो एक्सपेंस का टोटल है वही इनकम साइड का भी टोटल हो जाएगा। पर क्योंकि एक्सपेंस साइड बड़ी है, यानी एक्सपेंस का वेटेज ज़्यादा है, इनकम का वेटेज कम है, तो अब आपका आएगा बेटा लॉस। और ये लॉस आप किसके बीच में बांट देंगे? पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो लॉस कैसे निकलेगा भाई? आप अपने एक्सपेंस में से इनकम माइनस कर दो, या इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो लॉस ही आएगा। और लॉस आपका आ रहा है बेटा 53,825 का, क्योंकि रेशो हमारे पास क्या है? 2:2:1। तो बेटा जो हमारा लॉस है 53,825 का, इसको हम तीनों के बीच में बांटेंगे 2/5, 2/5, 1/5, क्योंकि रेशो 2:2:1 है ना। तो 2/5, 2/5, 1/5 में ये लॉस बढ़ जाएगा। बाकी बेटा मैं सारे बच्चे जो इस वीडियोस को देख रहे हैं बेटा, मैं सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप 5 से इसको कैंसिल तो कर ही दोगे, और जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर अपनी फाइनल वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो अंजू का आया 53,825 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करोगे तो ये आया 21,530। सेम मंजू का भी यही है, तो मंजू का भी वही आ जाएगा 21,530। और 53,825 इंटू 1/5 करोगे तो ये आएगा 10,765। टोटल करके बाहर हमने टोटल लॉस लिख दिया 53,825। तो इसी तरीके से देखो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनकर तैयार हुआ। पहले स्टेप में हमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करा। सेकंड स्टेप में बेटा हमने अपने एसेट्स को बेचा, लाइबिलिटीज को पे किया, अंजू को कमीशन दे दिया। ठीक है, क्योंकि उसने हमारे एसेट्स को बिकवाया तो हमने उसको कमीशन दे दिया। ठीक है, याद रखना यहाँ पर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस को अपना खर्चा नहीं दिखाया, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमने पार्टनर को दे दी थी, वही अब बेयर करेगा और वही पे करेगा, फर्म को अब इससे लेना देना नहीं है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का देखो हमने कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं किया, तो अच्छा पॉइंट था, इसलिए आप इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा। देखो इसके बाद वैसे पार्टनर्स लोन बनता है, पर क्वेश्चन में ना कहीं भी पार्टनर्स लोन नहीं है, बैंक लोन है, बट वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गया और वहां हमने उसे पे भी कर दिया, पर किसी पार्टनर का लोन नहीं है। तो जब किसी पार्टनर का लोन नहीं है बेटा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में बेटा फॉर्मेट तो सभी को पता है, पर्टिकुलर और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कॉलम ड्रॉस करें, लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी सेम फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी अकाउंट। जितनी लायबिलिटी बेटा जितना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फेवरेबल आइटम्स डालते रहेंगे, पॉजिटिव चीजें डालते रहेंगे, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ती रहेगी एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। बट अगर आप अपने पार्टनर्स को नेगेटिव यानी अनफेवरेबल चीजें देंगे तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होंगी, और ऐसे में टेक्निकली बिजनेस के लिए भी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएंगी और वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने आइटम्स आते हैं? 4 आइटम्स आते हैं, पर एक एक्स्ट्रा करंट अकाउंट भी आ सकता है, पर क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं भी बेटा करंट अकाउंट नहीं है। हमने एक क्वेश्चन करा था बेटा रमेश उमेश वाला, मतलब शायद मेरा जो न्यूमेरिकल सेक्शन जब मैंने स्टार्ट कराया था इस चैप्टर के अंदर, तो मेरे शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था वो, वहां पर मैंने आपको करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट करवा रखा है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे कि आपका करंट अकाउंट का टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करंट तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 4 ही आइटम आएगी। सबसे पहले आता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट से। तो अंजू मंजू संजू की हमने कैपिटल कॉपी करी, और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड से हमने इसको स्टार्ट करा, क्योंकि ये लाइबिलिटी अकाउंट है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया बैलेंस। सेकंड पॉइंट में आता है रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। तो बताइए रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या कमाया? लॉस। तो जब लॉस आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, ठीक है,
जब आप लॉस अपने पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो यही लॉस क्या हो जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देगा और ऐसे में पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस आ रहा है, और अंजू मंजू संजू की हमने कैपिटल रिड्यूस कर दी, अमाउंट आपने निकाल रखा था, हमने कॉपी और पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा रियलाइजेशन के लॉस का हो गया। थर्ड पॉइंट ये होता है कि कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर गया। देखो कोई पार्टनर एसेट तो लेकर नहीं गया क्योंकि सारे एसेट हमारे कैश हेडिंग के थ्रू बिक गए। कोई लायबिलिटीज पार्टनर तो नहीं लेकर गया, नहीं, क्योंकि सारी लायबिलिटीज हमने कैश हेडिंग के थ्रू पे कर दी। पर यस, हमने अंजू को क्या दिया था, कमीशन। तो पार्टनर सिर्फ हमने अपना एक्सपेंस दिखाया, पर क्योंकि हम ये अपने पार्टनर को दे रहे हैं कमीशन, तो कैश में ना पे कर कर हमने पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू पे किया था। तो यहाँ तो हमने एक्सपेंस दिखाया, इसलिए डेबिट गया, बट हमें पार्टनर का अकाउंट बढ़ाना भी पड़ेगा। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दिया कमीशन पेड 7,825, जो कमीशन आपने निकाला वो कॉपी किया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पेस्ट कर दिया। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि आप किसी पार्टनर को एसेट तो नहीं बेच रहे हो, बेचते हैं तो कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं। कोई पार्टनर लाइबिलिटी तो नहीं लेकर जा रहा, लाइबिलिटी लेकर जा रहा तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हैं। और अगर कोई कमीशन तो नहीं दे रहे हो आप अपने पार्टनर वगैरह को, अगर कमीशन वगैरह भी दे रहे हो तो उससे भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। तो ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप होता है कि बैलेंस शीट में जाके देखो कोई प्रॉफिट और लॉस तो नहीं। देखो एक प्रॉफिट था अभी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बट ये तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया क्योंकि बगल में इन्वेस्टमेंट था, तो ये तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया, तो हम इसको पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे ही नहीं। ठीक है, रियलाइजेशन में जा चुका है। और कोई प्रॉफिट है नहीं, जैसे पीएनएल हो सकता था, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो सकता था लाइबिलिटी साइड, जर्नल रिजर्व हो सकता था, मे बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता था, पर वो है नहीं कुछ, तो फिर हम यहाँ पर वो प्रॉफिट तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते पार्टनर्स के कैपिटल में। बट यस, एसेट साइड अगर हम देखें तो हमें लॉस दिख रहा है, और ये लॉस बेटा हम अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो 3,000 को अगर आप 2:2:1 यानी 2/5 एंड 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो जब लॉस को हम बांटेंगे ना बेटा, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इससे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और 3,000 को 2/5 1/5 में बांटोगे ना बेटा, तो 1200 1200 एंड 600 ही आएगा। आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया। ना कोई और प्रॉफिट है ना कोई और लॉस है बेटा जो यहाँ पर बट सकता है, तो दैट्स इट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, करंट अकाउंट तो है नहीं, वो एक एडिशनल पॉइंट होता है करंट अकाउंट, वो है नहीं यहाँ पर, तो स्किप कर देंगे। अब सीधा मैं ये देखूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड हायर साइड पे है कि डेबिट साइड हायर साइड पे है। तो देखो अमाउंट देखकर ही पता चल रहा है कि सारे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड हायर साइड पे है, डेबिट साइड लोअर साइड पे है, तो बैलेंसेस कहाँ बचेंगे, डेबिट साइड पे। तो जो क्रेडिट का टोटल है ना बेटा, वही डेबिट का टोटल हो जाएगा, और फिर ना जो टोटल्स हैं उनसे आप ना डेबिट फिगर्स लेस कर देंगे। तो जो भी बैलेंस डेबिट में बचेगा, जैसे अंजू का बैलेंस बच रहा है डेबिट में 35,095, मंजू का बच रहा है 27,270 एंड संजू का बच रहा है 18,635, तो ये ना हम उनको कैश में पेमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल का अकाउंट जो पॉजिटिव साइड का है यानी क्रेडिट साइड का वो हायर है, नेगेटिव साइड का लोअर है, तो जो बैलेंस बचेगा ना डेबिट साइड में वो पॉजिटिव ही बचेगा क्योंकि वो क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ना ये पार्टनर्स को पेमेंट कर देंगे, तो लिखा भी है देखो, पेमेंट टू पार्टनर। तो ये जो बैलेंस है हमने अपने पार्टनर को अब पे कर दिया, कहा लो भाई तुम अपनी कैपिटल का पैसा पकड़ो और घर जाओ। अब हम लास्ट में बनाएंगे बेटा कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट होता है बेटा। जितने एसेट, जितना कैश आपका बढ़ेगा डेबिट, जितना कैश आपका घटेगा क्रेडिट। ओके, तो क्या आपके पास पहले से कुछ कैश बैलेंस बचा था? हाँ, 60,000 बचा था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना, 16,000। डेबिट से स्टार्ट करा क्योंकि एसेट होते हैं, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। फिर हम ये देखेंगे कि हमें पैसा कहाँ से मिल रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा आपने अपने एसेट्स बेचे थे, याद है? और कितने के एसेट्स बेचे थे? 1,56,500। तो इससे ना कैश अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो डेबिट साइड में आएगा। किस अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। ब्रैकेट में हम एग्जामिनर को बता देंगे एसेट रियलाइज्ड की वजह से आ रहा है, तो ये आ गया 1,56,500। और बेटा कहाँ से पैसा गया था? पैसा गया था आपका लाइबिलिटीज को पे करने से। रियलाइजेशन में कितना गया था? 1,35,500। तो इससे पैसा गया था, तो आपका कैश रिड्यूस होगा, माइनस होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड 1,35,500। इसके बाद मेरे बच्चे आपने फिर अपने पार्टनर्स के कैपिटल को भी पे किया है ना? तो अगर आपने अपने पार्टनर्स के कैपिटल को पे किया है, तो इससे भी बिजनेस का कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो यहाँ डेबिट है क्योंकि यहाँ बिजनेस की लायबिलिटी तो
रिड्यूस हो रही थी क्योंकि हम पेमेंट कर रहे थे पार्टनर को। बट अगर अब आप पार्टनर को पे कर रहे हो तो बाय अंजू कैपिटल, बाय मंजू कैपिटल, बाय संजू कैपिटल, जितना बैलेंसेस बेटा आपने लास्ट में पे किया वो आपने यहाँ पर कैश अकाउंट से रिड्यूस भी कर दिया। अब आपने बोथ साइड टैली करा तो ये दोनों साइड क्या होगा बेटा, आपका टोटल हो गया 2,16,500 से। बोलो बात समझ में आ गई? था ना सिंपल, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, पानी कम क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था जो आपको फंसा सके। ठीक है, बस हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ जैसे पॉइंट थे जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, और जो अंजू को हम कमीशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तू ही रियलाइजेशन एक्सपेंस बेयर करेगी, तो ये थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि आपके लिए नया हो सकता था, बट स्टिल आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो देखो इसी के साथ ना हमने सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, जितनी मैंने करानी थी बेटा मैंने करा दी। एक मैं आपको बोर्ड का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि देखो बोर्ड में भी 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन लिया गया था बेटा। जैसे ये क्वेश्चन था एग्जाम में, आदिश श्रेयांश वर पार्टनर्स, इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था, और 31 मार्च 2022 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है कुछ इस तरीके से। कहा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 90,000 के, मिसेस आदिश लोन, मिसेस आदिश, पार्टनर कौन है, आदिश एंड श्रेयांश, और आदिश की जो वाइफ है यानी वाइफ ने लोन दिया है तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी माना जाएगा। याद है ना, हमने अपनी क्लास में करा भी था श्रेयांश लोन। ठीक है, श्रेयांश लोन, श्रेयांश कौन है, पार्टनर, तो ये पार्टनर ने लोन दिया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला होगा तो हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना होगा। ठीक है, तो श्रेयांश का लोन भी दिया है, अच्छी बात है। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, फ्री प्रॉफिट है, पार्टनर के बीच में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आदिश एंड श्रेयांश के रेशियो के बीच में 3:2 में। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा कैपिटल्स हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, और कैपिटल जो हमें यहाँ पर दे रखी है आदिश और श्रेयांश की, वो दे रखी है 1,97,000, और टोटल करके बाहर दिया है 1,97,000। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि रियलाइजेशन अकाउंट से कौन कौन सी लाइबिलिटीज आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, तो देखो एक क्रेडिटर क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, मिसेज आदिश लोन वाइफ का लोन है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। श्रेयांश लोन पार्टनर का लोन नहीं ट्रांसफर होता बेटा रियलाइजेशन में, क्योंकि इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन के बाद हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, वहां पर हम श्रेयांश के लोन को पे करेंगे। जनरल रिजर्व भी नहीं जाएगा क्योंकि एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, फ्री प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। और कैपिटल के लिए तो कैपिटल अकाउंट ही बनता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल, तो ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। बात करें एसेट सेक्शन से, तो कैसेट बैंक यानी बैंक बैलेंस दिया है तो अच्छी बात है, स्टॉक भी दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, डेटर भी दे रखा है, और लेस कराया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 2,000, और नेट डेटर बाहर लिखे हैं 18,000। प्लांट आपको दिया है 1,00,000 रुपीज का, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी आपको लॉस दे रखा है बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कितना 2,00,000 रुपीज का। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? आंसर इज यस। क्वेश्चन की डिमांड है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2022। देखो फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2022 को, बट उससे पहले बस मुझे ये बता दो कि ये मैं बताना भूल गया, देखो बैंक बैलेंस आपका रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, वैसे ये पता था आपको। ठीक है, इतना कुछ टफ नहीं है। बैंक मार्केट में नहीं बिकता तो रियलाइजेशन में नहीं जा सकता। स्टॉक जा सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में बिक सकता है। इन्वेस्टमेंट भी जा सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट मार्केट में बिकता है। डेटर्स भी बेटा मार्केट में बिकते हैं तो इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा मार्केट में ये कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, पहली बात। लाइबिलिटीज हैं बट कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज नहीं है जो हमने किसी थर्ड पर्सन को पे करना है, क्योंकि प्रोविजंस लाइबिलिटीज होती हैं। हाँ, बट हमने इनको लाइबिलिटी साइड ना दिखाकर कंसर्न एसेट से ही लेस कर रखा है। तो जो डेटर्स है ना ग्रॉस वैल्यू पे वो तो रियलाइजेशन में जाएंगे, बट ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है क्योंकि ये डेटर से लिंक करता है, और क्योंकि ये डेटर कहाँ जा चुका है रियलाइजेशन में, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हुए कहाँ चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 2,000 रुपीज से। ठीक है, तो डेटर भी चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी रियलाइजेशन में चला जाएगा, प्लांट एंड मशीन क्योंकि ये मार्केट में बिक सकती हैं तो ये एसेट भी रियलाइजेशन में चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बेटा आपका लॉस होता है, लॉस मार्केट में बिकते नहीं है, ये पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ हो जाएंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। अब क्वेश्चन कह रहे हैं डिसॉल्व हो रही है आपके फर्म 31 मार्च 2022 को, भाई हमने कहा ठीक है। डेटर रियलाइज हो रहे हैं बेटा 17,000 रुपीज के। ठीक है, आपके डेटर 17,000 रुपए के बिक रहे हैं, और जो प्लांट रियलाइज हो रहे हैं ना वो 10% मोर देन द बुक वैल्यू हो रहे हैं, यानी प्लांट की वैल्यू अगर 1 लाख है ना तो 1 लाख का 10% एक्स्ट्रा पे आपका प्लांट बिक रहा है, यानी 1 लाख का अगर 10% निकालते हैं ना बेटा 1 लाख का 10%,
तो ये कितना निकल कर आता है 10,000। तो आपका जो प्लांट है ना वो 1,10,000 में रियलाइज हो रहा है, यानी मोर, यानी ज्यादा में। लेस लिखा रहता तो फिर 1 लाख का 10% 10,000 होता है, फिर मैं 1 लाख में से 10,000 लेस करता तो मैं तब मानता मेरा प्लांट कितने में बिक गया, 90,000 में बिक गया। बट ये मोर है, यानी 1 लाख में 10,000 और जोड़ेंगे 10% निकाल कर, और मानेंगे कि हमारा जो प्लांट है वो 1,10,000 में बिक गया। फिर आदिश ने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, और मैंने स्टॉक भी लेकर जा रहा हूँ कितने में, 20,000 में। यानी आदिश जो पार्टनर है ना वो बिजनेस की लाइबिलिटीज एंड बिजनेस के एसेट्स को टुक ओवर कर रहा है, ठीक है। फिर थर्ड में कहा कि श्रेयांश ने कहा मैं हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे लेकर जा रहा हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि हमारा इन्वेस्टमेंट है कितने का। देखो हमारा इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए का, ठीक है। हमारा इन्वेस्टमेंट है कितने का, 30,000 रुपए का। इसका जो आधा इन्वेस्टमेंट है, आधा कितना होगा, 15,000 ही होगा भाई, 30 का आधा 15,000 होता है। तो बोला श्रेयांश ने कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ आधे इन्वेस्टमेंट को, पर ना 15,000 पे 10% डिस्काउंट के साथ, मतलब मैं 10% लेस पे लेकर जा रहा हूँ इसे। तो 15,000 का अगर हम 10% निकालते हैं, इतना अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1,500 निकल कर आता है। यानी वो 15,000 की इन्वेस्टमेंट को 1,500 रुपए कम में लेकर जा रहा है, यानी कितने में लेकर जा रहा है, 13,500 रुपए में लेकर जा रहा है। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ। फिर कह रहे हैं जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, अब रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग भी हाफ ही बचा होगा, यानी 15,000। ये मार्केट में कितने का बिक रहा है, कह रहे हैं ये मार्केट में 4,500 का बिक रहा है। तो जो ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है ये कैश में बिक रहा है, यानी कैश बैंक के थ्रू बिक रहा है, ठीक है। और बाकी जो पहला हाफ इन्वेस्टमेंट था वो कौन लेकर जा रहा है, श्रेयांश, पर वो लेकर जा रहा है 10% डिस्काउंट में, यानी 1,500 लेस कर दोगे, 15,000 का 10% होता है 1,500, 15,000 में से 1,500 लेस करोगे तो कितने में लेकर जा रहा है श्रेयांश इन्वेस्टमेंट को, 13,500 में। फिर कहा क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो क्रेडिटर्स है ना बेटा, आपके क्रेडिटर्स वो 90,000 है, पर आप इनको जब पे ऑफ करोगे ना, कल के दिन जब आप अपनी लाइबिलिटीज पे करोगे तो 10% डिस्काउंट में, यानी 10% कम में कर रहे हो। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट मिलना, तो क्रेडिटर्स हमें ना 10% की छूट दे रहे हैं। तो अगर हम 90,000 का ना 10% निकालते हैं तो ये 9,000 आता है। तो क्रेडिटर कह रहे हैं कि आपने हमें 90,000 देना है, पर आप 9,000 कम दे दो, कोई बात नहीं, आपका बिजनेस बंद हो रहा है, तो हम आपको रियायत दे देते हैं। तो 81,000 के अमाउंट पे हम अपने क्रेडिटर्स को पे करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है, 7,000। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में अंजू का पॉइंट करा था कि तू एसेट बेचेगी और एसेट बेचकर जो भी पैसा आएगा उसका 5% तेरे को कमीशन देंगे, पर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा अंजू वो आप ही बेयर करोगे। तो ऐसा यहाँ तो नहीं लिखा हुआ ना कि किसी पार्टनर को अपॉइंट कर रखा हो, उसी को जिम्मा दे दिया और रियलाइजेशन एक्सपेंस को बेयर करने का, नहीं। तो ये जितना भी रियलाइजेशन एक्सपेंस आया है ना, ये किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, तो ये जिम्मेदारी फर्म की मानी जाएगी और माना जाएगा ये फर्म ने ही पे किया, मतलब ये फर्म का खर्चा होगा। क्वेश्चन की डिमांड है कि आप क्या बनाकर दिखाएं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाएं। आपको यहाँ पर पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक कुछ नहीं बनाना बेटा, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था। और कितने मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, 6 मार्क्स। देखो कितना इजी आता है। हमने तो बेटा अपने क्वेश्चन में ना, हमने तो अपने क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर काम किया है। जहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया वहाँ बनाया हमने पार्टनर्स कैपिटल, जहाँ कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बना वहाँ हमने बनाया, जहाँ पे पार्टनर्स का लोन भी बनना था हमने बनाया, हमने पूरा काम किया है बेटा। पर देखो ना एग्जाम का स्टैंडर्ड देखो आप, एग्जाम में उसने क्या पूछा है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स में आगे भी रियलाइजेशन अकाउंट ही आए। अब पर अगर वो बाकी सारे अकाउंट भी बनाने के लिए बोल देता तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, हम आराम से कर सकते थे क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड अब रेज हो चुका है। बट यस उसने रियलाइजेशन अकाउंट ही बोला है, तो देखो मैंने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट ही आपको बनाकर दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा जितने भी हमारे एसेट्स हैं जो हमारे मार्केट में बिक सकते हैं, उन सारे एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अपने रियलाइजेशन में। तो देखो स्टॉक, इन्वेस्टमेंट डेटर, प्लांट, इनको मैंने इनकी वैल्यूज पे क्या कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो देखो कॉपी किया इनको और इनको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। टू स्टॉक, इन्वेस्टमेंट डेटर और प्लांट, जो इनकी वैल्यूज थी उनकी वैल्यूज पे हमने इनको ट्रांसफर करा। स्टॉक को 24 पे, इन्वेस्टमेंट को 30 पे, डेटर को ग्रॉस, क्योंकि लेस हो रहा है प्रोविजन तो डेटर को ग्रॉस वैल्यू पे भेजा जाता है बेटा रियलाइजेशन पे। तो 20,000 में भेज दिया, प्लांट को 1,00,000 रुपए में भेज दिया। तो देखो कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट से एक रिलेटेड कंसर्न लाइबिलिटी होती है आईएफआर, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ नहीं है देखो, यहाँ पे कोई आईएफआर नहीं है देखो।
तो जब कोई आईएफआर नहीं है यहाँ पर तो हम कोई आईएफआर रियलाइजेशन में भेजेंगे भी नहीं। पर डेटर पे बेटा हमने प्रोविजन बना रखा था, तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, इसको हम एज अ लाइबिलिटी मानते हुए, क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटी होती है बेटा, क्योंकि इनके अंदर जो भी प्रॉफिट जमा हुआ है ना, अब पार्टनरशिप फर्म इसको कहीं और यूज ना कर कर बस इसी पर्पज के लिए यूज करेगी, इसलिए ये एक बोलते हैं ना प्रॉफिट ब्लॉक हो जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, जो प्रॉफिट आपने यहाँ जमा करा है उसको अब आप अपनी मर्जी से कहीं यूज भी नहीं कर सकते, इसलिए ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो इसको ना देखो हम पे तो नहीं कर सकते, एक्सटर्नल लायबिलिटी तो नहीं है, ऐसे जाना भी नहीं चाहिए था रियलाइजेशन में, पर क्योंकि ये लिंक किससे करता है, डेटर से, तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 रुपीज से हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन से। देख रहे हो, डेटर एंड इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आमने सामने, ठीक है, क्योंकि इनका आपस में कनेक्शन है इसलिए। अच्छा, चलो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं लाइबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स मिसेस आदिश लोन, यही दो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं बेटा जो कहाँ ट्रांसफर होंगी हमारी रियलाइजेशन में ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये बाय क्रेडिटर्स एंड बाय मिसेस आदिश लोन, हमने जो उनकी बोलते ना बुक वैल्यू थी, बैलेंस शीट वैल्यू, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर कर ट्रांसफर कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 हमारा बहुत अच्छे से हो गया कि हमने अपने सारे एसेट्स जो जो बिक सकते थे उन सबको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन के डेबिट साइड, और जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी उनको भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। जो एसेट मार्केट में नहीं बिक सकते उन्हें हमने रियलाइजेशन में नहीं भेजा। जो लाइबिलिटीज पार्टनर्स से कंसर्न थी वो रियलाइजेशन में नहीं पे की जाती, क्योंकि वो पार्टनर स्पेसिफिक लाइबिलिटीज होती हैं, उनके लिए सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे श्रेयांश के लोन के लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट को बांटने के लिए और कैपिटल के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आई? खैर यहाँ पर हमें पार्टनर्स लोन पार्टनर्स कैपिटल कैश बैंक नहीं बनाना, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, आप चाहें तो घर में प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं यहाँ पर मैं बेटा बस रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बस आपको बताना है कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमारा जो अब सेकंड स्टेप होता है वो होता है कि एसेट्स को बेचो और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। तो एसेट्स को बेचेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है, और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तो डेबिट साइड में। ओके, चलो अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक है, तो स्टॉक के बारे में देखते हैं कि स्टॉक के बारे में जानकारी दी है। तो डेटर प्लांट आदिश प्रॉमिस टू पे मिसेस आदिश लोन एंड टू कवे स्टॉक एट 20,000। देखो सेकंड पॉइंट में बताया है कि आदिश ना अपनी वाइफ का लोन तो लेकर जा ही रहा है, पर वो स्टॉक लेकर जा रहा है 20,000 का। तो ये एसेट बिक तो रहा है, पर क्योंकि पार्टनर के थ्रू बिक रहा है तो हम इसको कैश हेडिंग में ना बेचकर हम अपने स्टॉक को किसके थ्रू बेचेंगे, पार्टनर के थ्रू। तो बाय आदिश कैपिटल अकाउंट स्टॉक टू कवर 20,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, पर कैश हेडिंग के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्टॉक कैश में नहीं बिका। फिर उसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं क्या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बोला है। हाँ, तो देखो इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था कि जो आधा इन्वेस्टमेंट है वो श्रेयांश लेके जा रहा है 10% डिस्काउंट में। हमने वैल्यू भी निकाली थी, कितना आ रहा था ये, 13,500। तो जो आधा इन्वेस्टमेंट है, हाफ इन्वेस्टमेंट, वो कौन लेके जा रहा है, श्रेयांश। तो कैश हेडिंग के थ्रू नहीं आएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल के हेडिंग के थ्रू आएगा बाय श्रेयांश कैपिटल। हाफ इन्वेस्टमेंट टू कवर, और कितने में लेकर जा रहा था वो, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट लेस करने के बाद कितना आ रहा था, 13,500। तो 13,500 के साथ हमने अपना इन्वेस्टमेंट, आधा इन्वेस्टमेंट बेचा बट पार्टनर के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास था डेटर। तो देखते हैं, अच्छा, अभी हमारा आधा इन्वेस्टमेंट का ही काम हुआ है, पर क्या आधा इन्वेस्टमेंट जो है उसका क्या। तो क्वेश्चन ने बोला था कि जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, यानी आधा इन्वेस्टमेंट था जो 15,000, वो मार्केट में कितने का बिक रहा है, 4,500 का। तो देखो आधा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो मैंने कितने का बेच दिया, 4,500 का बेच दिया। देखो कैश हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे इसको पहले भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 4,500 से मेरा इन्वेस्टमेंट कैश हेडिंग के अंदर बिक गया, जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट था। अब आते हैं डेटर पे। तो क्या इन्होंने डेटर के ऊपर कुछ बात बोली थी। तो देखो इन्होंने बोला था डेटर रियलाइज, रियलाइज मतलब पैसों में बिक रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा डेटर रियलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो डेटर कितने से रियलाइज हो रहा है, 17,000 रुपए से। ठीक है, 17 लिखा है ना कि डेटर रियलाइज हो रहे हैं कितने से, 17,000 से। अच्छा, यहाँ पर ना आप कैश की जगह बैंक कर देना, क्योंकि हमारे पास कैश एट बैंक है। तो बैंक हेडिंग के थ्रू हमारे एसेट बिकेंगे, बैंक हेडिंग के थ्रू ही हम लाइबिलिटी पे करेंगे। छोटी सी बात थी वैसे,
अंडरस्टूड ही था ये, पर कोई बात नहीं, जब हम कर रहे तो गलत क्यों करें, है ना, बिल्कुल सही करेंगे। चलो, तो हमारा डेटर 17,000 रुपये से बिक गया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। फिर उसके बाद हमारे पास था बेटा प्लांट 1 लाख रुपीज का, बट हमारा प्लांट बेटा 10% मोर देन द बुक वैल्यू पे बिक रहा है। तो हमने ना अपना जो प्लांट का वैल्यू था, प्लांट का वैल्यू कितना था, 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। अगर आप निकालोगे भी ना 1 लाख का 10%, तो कितना होता है, 10,000 होता है। तो हमारा ना प्लांट 10,000 से ज़्यादा का बिक रहा है, यानी 1,10,000 का बिक रहा है। तो जो प्लांट बेटा हमारा बिकना था, वो प्लांट हमारा बैंक हेडिंग के थ्रू बिक गया, क्योंकि हमारा प्लांट रियलाइज हो रहा था। बोलो, बात समझ में आ गई। अब देखा जाए तो मेरे सारे एसेट्स तो बिक ही गए। स्टॉक मेरा आदिश के थ्रू बिक गया, पार्टनर के थ्रू। आधा इन्वेस्टमेंट शेयर्स के थ्रू बिक गया। बचा कुचा आधा इन्वेस्टमेंट बैंक हेडिंग के थ्रू बिक गया। डेटर भी मेरे रियलाइज्ड हो गए, प्लांट भी मेरे रियलाइज्ड हो गए, तो सारे एसेट्स तो मेरे बिक ही गए। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकता है, तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा बेटा, हमें पूरे क्वेश्चन में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसा एसेट जो हमने पहले कभी रिकॉर्ड ही ना किया हो बट आज रियलाइज हो रहा हो, तो ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पर ना देखो, हमारा एसेट बिक गया। कुछ एसेट हमारे बैंक के हेडिंग के थ्रू बिके और कुछ एसेट हमारे पार्टनर के हेडिंग के थ्रू बिके, तो हमारा ये काम भी हो गया। अब हम अपनी लाइब्रेरीज को पे करेंगे। पर पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप पे ना करिएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बचाया हुआ प्रॉफिट है किनके लिए, होने वाले बैड डेट के लिए। तो ये जो प्रोविजन है ना, आप ये किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं कर सकते। जैसे आईएफआर को हम किसी को पे नहीं कर सकते, तो आईएफआर आ जाता था कभी कभी, क्योंकि बगल में इन्वेस्टमेंट होता था, तो कभी कभी आईएफआर आ जाता था, पर हम आईएफआर की पेमेंट नहीं करते थे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था अंजू मंजू संजू वाला, तो आईएफआर था बट हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, क्योंकि आईएफआर को पे नहीं किया जा सकता। वैसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ ट्रांसफर तो हो गया, क्योंकि ये डेटर से लिंक करता था, पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को एज अ लाइबिलिटी को हम किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर इसकी पेमेंट नहीं होगी। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। अब बात करें क्रेडिटर्स की बेटा, तो क्रेडिटर्स की बात करूँ तो क्या क्रेडिटर्स के बारे में कोई जानकारी दी थी? तो लिखा था कि क्रेडिटर को हम 10% लेस में पे कर रहे हैं। तो 10% लेस करके कितना आ रहा था, 90,000 का 10% 9,000 होता है। 90,000 में से 9,000 लेस कर दो, 10% डिस्काउंट में हम पे कर रहे हैं, तो कितना पे करेंगे, 81,000। देखो मैंने करके भी दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो बिजनेस का एक्सपेंस होगा, क्योंकि पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। फिर इसके बाद बेटा मिसेस आदिश लोन को देखा जाए, तो जो आदिश लोन है ना, उसको कौन लेकर जा रहा है, आदिश लेकर जा रहा है। आदिश कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आदिश अपनी वाइफ का लोन पे करेंगे तो इट मीन्स कि ये लायबिलिटी पे करी जा रही है फर्म के द्वारा, बट डायरेक्ट हम आदिश की वाइफ मिसेस आदिश को ये लोन पे नहीं कर रहे हैं, हम ये किसके थ्रू करवा रहे हैं, पार्टनर के थ्रू। तो ये पार्टनर हेडिंग के थ्रू, तो आदिश कैपिटल करके मिसेस आदिश लोन टुक ओवर, ब्रैकेट में मतलब एक्सप्लेनेशन दे देंगे हम, और लिख देंगे कि भाई 30,000 पे ही जो आदिश है वो अपनी वाइफ का लोन लेकर जा रहा है। तो लाइबिलिटी पे कर दी हमने पार्टनर के थ्रू। और 30,000 इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ बताया नहीं था कि जो आदिश है वो अपनी वाइफ का लोन कितने रुपए में लेकर जा रहा है, तो जितने रुपए का लोन होगा मिसेस आदिश का, उतने पे ही आदिश अपनी वाइफ का लोन लेकर चला जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ, हो गया। पर लास्ट में क्वेश्चन में लिखा था कि एक रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हुआ है 7,000 रुपए का, तो ये बताया नहीं किसका बॉन किसका पे, तो ये जिम्मेदारी भी और ये पे भी किसने किया होगा, फर्म ने, ऐसा हम एज्यूम यहाँ पर करेंगे। और फर्म इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस को अपना खर्चा दिखाएगी बेटा, और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर पे कर देगी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 से हमने पे करा। तो टोटल जो हमने लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड करे हैं बैंक हेडिंग के थ्रू, वो 88 करे हैं। और हमने टोटल एसेट्स जो बैंक हेडिंग के थ्रू बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं, 1,31,500 के। कुछ एसेट हमारे पार्टनर के थ्रू बिके हैं, और कुछ लाइबिलिटीज भी हमारी पार्टनर्स के थ्रू पे ऑफ हुई है। तो देखो, स्टेप 1 भी हमने कर दिया, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया। स्टेप 2 में हमने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेचा और पे ऑफ करा, स्टेप 2 भी अच्छे से कर दिया। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3, हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट लॉस इस बात पे डिपेंड होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड बड़ी है। तो यहाँ पर ना बेटा देखो, अगर डेबिट साइड का टोटल करते हैं ना, तो डेबिट साइड का टोटल आता है 2,92,000, और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 2,87,000। बताइए कौन सी साइड बड़ी है, सर एक्सपेंस साइड। तो जो एक्सपेंस का टोटल है ना 2,92,000, वही इनकम का भी टोटल हो जाएगा यहाँ पर 2,92,000, ठीक है। बट क्योंकि इनकम का टोटल है 287, तो
292 में से अगर 287 अगर हम सारे जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं लेस करते हैं तो हमारा ना क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है कितना बेटा, 5000। तो ये ना लॉस माना जाएगा क्योंकि एक्सपेंस साइड हायर है, इनकम साइड लोअर है, तो क्रेडिट में जो ये बैलेंस बचेगा ना इसको लॉस माना जाएगा, और ये लॉस हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी आदिश और श्रेयांश। तो 5000 को अगर हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था बेटा, 3:2। तो 3/5 2/5 में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 5 से 5000 1000 टाइम चला जाएगा, 1000 इंटू 3 3000। सेम 5 से 5000 1000 टाइम 1000 इंटू 2 करेंगे तो 2000। तो आदिश को लॉस मिला 3000 का, श्रेयांश को लॉस मिला 2000 का, और टोटल हो गया बाहर 5000। तो बोलो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो देखो इतना इजी क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में करने के कितने मार्क्स मिल रहे हैं इसको, 6 मार्क्स, बताओ। तो ये ना भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, दोनों हाथ से ग्रहण कर कर ले लो बेटा, इतना आसान टॉपिक है ये, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे के कोई यहाँ पर बेटा डाउट रह गए हो तो आप अपने डाउट्स को बोलते हैं ना कि वीडियो अपलोडेड होते साथ ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। हालांकि मेरे बच्चे, मैं आपको जो आज मैंने क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 11 अंजू मंजू संजू वाला, आप ये क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और जो इसका आंसर है वो आंसर भी आप कॉपी कर सकते हो अंजू मंजू संजू का। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है बेटा, ये कॉपी कर सकते हैं आप। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। और ये है आपका कैश अकाउंट, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और बात करूँ बेटा, जो मैंने एक बोर्ड का आपको क्वेश्चन कराया, तो बोर्ड एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन था, आदिश एंड श्रेयांश, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, ठीक है। ये बैलेंस शीट तक कॉपी कर लेना पहले, जितना मैंने आपको दिखा दिया, और इसके बाद ये डाटा है तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया, और ये है इसका आंसर। क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। कोई बच्चा घर में अगर इसके बाद पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक बनाना चाहता है तो बना लो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैंने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाया क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड रियलाइजेशन अकाउंट की ही थी। और बाकी का आगे का काम अगर आप अपना खुद से करना चाहते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो आगे भी अगर आप पार्टनर्स लोन, कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मेरे बच्चे आज का ना जो मेरा लेक्चर है वो होता है खत्म, ठीक है। और देखा जाए तो इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, बट इसमें एक कंसेप्ट है बेटा जो एक हमारा छोटा सा रह गया है, वो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अगर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट को पढ़ लेते हैं, एक क्लास में दूंगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट के ऊपर बेटा, नेक्स्ट क्लास मेरी मेमोरेंडम बैलेंस शीट पे ही होने वाली है। तो वहां पर बेटा उस क्वेश्चनों को करने के बाद जैसे ही हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, वैसे ही हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो प्राइमा फेसी ऊपरी तौर से हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, बस एक कंसेप्ट रह गया छोटा सा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उसको पढ़ते साथ ही ये चैप्टर ऑफिशियली क्लोज डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, अब मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, सयोनारा।